हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़, उसमें आज हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो डीपीएसपी ख़त्म होने के बाद अगला जो मेजर एक हमारा चैप्टर है वो है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसके एक ही आर्टिकल है, उसका हम पूरा डिस्कशन करेंगे आज। 51A आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो सिटीजन्स के मोरल ऑब्लिगेशन है। भारत के नागरिक जो हैं उनके मोरल कुछ ऑब्लिगेशंस है, उनके लिए भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए, उनका भी कोई दायित्व देश के प्रति होना चाहिए। इसी पर्पस के देखते हुए और एक और पॉइंट जो है वो इंदिरा गांधी ने इसके बारे में कहा था जब वो ऐड हुआ, तो उसके बारे में कि जितने भी राइट्स हैं, सो एवरी राइट क्रिएट्स अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। हर अधिकार साथ ही साथ अपने एक ड्यूटी भी क्रिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार मिला हुआ है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया गया, इस अधिकार के साथ एक ड्यूटी भी क्रिएट हुई है। और वो क्या ड्यूटी कहता है कि आप अपना स्पीच और एक्सप्रेशन इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में नहीं जाए। तो ये ड्यूटी भी तो है कि आपको देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट और अपहोल्ड करना है। तो जो भी राइट्स हैं वो अपने साथ ड्यूटीज़ को भी क्रिएट करते हैं। एज पर इंदिरा गांधी, citizens were aware of their rights but they were not aware of the duties which was created alongside the rights। तो जरूरी है कि आपको ड्यूटी भी मालूम हो, क्योंकि जैसा महात्मा गांधी ने कहा कि इफ everyone performs its duties then rights shall not be far to seek। हर कोई अगर अपना कर्तव्य फॉलो करता रहेगा तो अधिकार अचीव करना, अधिकार प्राप्त करना दूर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस पर्पस से ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे संविधान में, और इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। किसके द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे? तो पूरे संविधान में चेंजेस सजेस्ट करने के लिए एक कमेटी बनी थी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड हुआ संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। और इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया वो सारे रिकमेंडेशन फॉलो नहीं हुए थे। जैसे इस कमेटी का रिकमेंडेशन जो दो इम्पॉर्टेंट फॉलो नहीं हुआ, एक तो था कि टैक्स पे करने का भी एक सिटीजन का ड्यूटी होना चाहिए, ये नहीं अप्लाई किया गया इंडिया में। दूसरा जो इन्होंने सजेस्ट किया था ड्यूटी, वो ये सजेस्ट किया था, जो प्रोविज़न सजेस्ट किया था कि अगर कोई ड्यूटी फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगा सकती है स्टेट। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ लागू नहीं हुई। इस कमेटी ने 8 ड्यूटी सजेस्ट किया था, उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से शुरुआत में 10 ड्यूटीज़ ऐड किए। कितने? 10 ड्यूटीज़ ऐड किए थे। बाद में एक और 11वीं ड्यूटी जो है वो ऐड किया गया, किसके द्वारा? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जो इससे राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ था। तो एजुकेशन से रिलेटेड 11वीं ड्यूटी ऐड हुई 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट से। कुछ इंपॉर्टेंट अगर फीचर समझेंगे इस ड्यूटी का, तो सबसे पहला कि ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है। किसके लिए है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए। दूसरा, ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कोर्ट में जाकर इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। तीसरा कि ये मैंडेटरी नहीं, वॉलंटरी रखा गया है, यानी कि आपके स्वेच्छा के ऊपर इसको छोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। चौथा कि ये मोरल और सिविक दोनों नेचर के ड्यूटीज़ में है। मोरल और सिविक मतलब कुछ नैतिक कर्तव्य हैं इसमें, जैसे कि आपको अपने देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जो नोबल आइडियल है उनको चीयर करना, ये एक मोरल ऑब्लिगेशन होगा। सिविक मतलब आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपका कुछ कर्तव्य बनता है, जैसे कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करेंगे, वायलेंस से दूर रहेंगे। तो दोनों नेचर का है, मोरल और सिविक। साथ ही साथ इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर। कहाँ से ड्यूटी इंस्पायर हुआ है? यूएसएसआर से, चूँकि एक सोशलिस्ट कंट्री का फीचर में से एक देखा जाता है, और इंडिया जापान के बाद सिर्फ दूसरा डेमोक्रेटिक कंट्री बना जिसने कि अपने यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है। ये ड्यूटी की अगर फीचर की बात करेंगे तो इवन द ड्यूटीज़ आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन सिटीजन्स कॉन्टेक्स्ट। लोगों के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव उस सेंस में जहाँ पर कुछ ड्यूटी लोगों को कोई पावर दे रहा है,
जैसे कि आप नोबल आइडल को चीयर करो, आप देश को ज़रूरत पड़ने पर डिफेंड करो, लेकिन नेगेटिव के सेंस में कुछ चीज़ें रोक लगा रही हैं सिटीजन्स के ऊपर। जैसे आप वायलेंस से दूर रहेंगे, आप विमेन के खिलाफ जो डिग्निटी के खिलाफ जो डेरोगेटरी प्रैक्टिस है उसको छोड़ेंगे, यानी कि ये नेगेटिव इम्प्लीकेशंस लगा रहा है। तो ये फीचर्स है किसके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। सिग्निफिकेंस ड्यूटीज़ आने से फ़ायदा क्या हुआ है, तो सबसे पहला तो राइट्स और ड्यूटीज़ का रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ और लोग जो कि ड्यूटी फॉलो करेंगे तो अधिकार अपने आप बचेगा। फ्रैटर्निटी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा, चूँकि ये कलेक्टिवली सिर्फ सिटीजन्स को फॉलो करना है और एक सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ये प्रमोट करता है, तो फ्रैटर्निटी इंप्लीमेंट इससे कर रहे हैं। पैट्रियोटिज्म, या अगर आप कह सकते हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट एज अ वार्निंग ये सर्व होता है। जुडिशियरी ड्यूटीज़ को यूज़ कर सकती है किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए, तो उसका लीगल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये सारे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आइए अब हम लोग 11 ड्यूटीज़ जो है उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सिर्फ कीवर्ड्स को कैच करेंगे, कीवर्ड्स के द्वारा आप कोशिश करेंगे इसको याद करने का। पहला ड्यूटी में कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, संविधान को से अबाइड करना है और रिस्पेक्ट करना है किसको, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को। पहला ड्यूटी, संविधान से अबाइड कीजिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दीजिए। दूसरा, जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियल थे उनको चीयर करना। जो नोबल आइडियल्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किए उनको चीयर करना आपका ड्यूटी होगा। दूसरा ड्यूटी है ये। तीसरा ड्यूटी, आपको अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना है 3 चीज, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, कीवर्ड सिर्फ कैच कीजिएगा। चौथा, कंट्री को डिफेंड करिए और जरूरत पड़ने पर देश के लिए सर्विस दीजिए, नेशनल सर्विस। कंट्री को डिफेंड करिए और जरूरत पड़ने पर नेशनल सर्विस प्रोवाइड करिए। पांचवा ड्यूटी, सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड का स्पिरिट प्रमोट करना है। कोई भी तरह का डाइवर्सिटी है उसको छोड़ते हुए, जैसे कि मान लीजिए लोगों में रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है, रीजनल या सेक्शनल, इन सब को छोड़ते हुए क्या प्रमोट कीजिए, कॉमन ब्रदरहुड। पांचवा ड्यूटी कहता है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो भी प्रैक्टिस विमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट जाता हो उसको छोड़ दीजिए। टू डिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ विमेन, ये पांचवा ड्यूटी है। कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट कीजिए, विमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट जो प्रैक्टिसेस है उसको छोड़ दीजिए। छठा, कि वैल्यू और प्रिजर्व करना है जो हमारा कंपोजिट कल्चर का रिच हेरिटेज है। जो भी हमारा कंपोजिट कल्चर इंडियन सोसाइटी का, उसके रिच हेरिटेज को वैल्यू और प्रिजर्व करिए। सातवां, डीपीएसयू में इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ के लिए स्टेट काम कर सकता था प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर 2 चीज़ें और एलिमेंट ऐड हो रही हैं। इन्वायरमेंट तो है ही, साथ साथ फॉरेस्ट वहाँ भी था, लेक और रिवर ऐड हुआ 2 नया, और वाइल्ड लाइफ वहाँ भी था। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है प्रोटेक्ट करने का क्या चीज़, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, रिवर, लेक, वाइल्ड लाइफ, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके प्रति आपको कॉम्पैशन दिखाना है। ठीक है, ये 7वां ड्यूटी है। 8वां ड्यूटी, आपको साइंटिफिक टेम्पर का स्पिरिट डेवलप करना है, रेशनैलिटी बेस्ड एलिमेंट्स के ऊपर काम करना है, जो सुपरस्टिशन है उसको छोड़ने की बात करनी है। 9वां कहता है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस से दूर रहना है। 9वां क्या कहता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड कीजिए और वायलेंस से दूर रहिए। 10वां कहता है आप खुद को एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाइए हर स्फीयर में। हर एक सिटीजन अपने आप को हर स्फीयर में एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाए ताकि देश जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज कर सके। जब हर एक सिटीजन अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो देश है वो कॉन्स्टेंटली राइज करेगा। ये 10वां ड्यूटी है। यहाँ तक ओरिजिनल संविधान में था। 11वीं ड्यूटी 86 से जो ऐड हुई वो कहता है जो भी गार्जियन या पेरेंट्स हैं जिसके 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको वो क्या करेगा, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि सरकार तो फ्री में आपको भेज रही है 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए, स्कूल में एजुकेशन फ्री कर दी, लेकिन उसके लिए बैग, किताब, पेन, पेंसिल, ये क्या है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये कौन, किसके ऊपर ड्यूटी डाल दिया गया, गार्जियन या पेरेंट्स के ऊपर। समझ में आया? तो ये आपको 11 ड्यूटीज़ हैं जो आपको याद करना है। ठीक है, इसको आप इसी तरह से कीवर्ड्स के थ्रू याद करने का कोशिश करेंगे। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। सो अंडर विच आर्टिकल प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन मेड। तो आप जानते हो आर्टिकल कौन सा है, 51A। एक ही आर्टिकल है जिसमें अभी 11 ड्यूटीज़ हैं।
विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर अपेंडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो किसके रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया, किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह कमेटी। द वर्ड टू अबाइड एंड रेस्पेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A इज कंसर्न टू। तो अबाइड और रेस्पेक्ट, पहला ड्यूटी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो इसीलिए यहां पर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इसमें से कौन सा ड्यूटी है, रिच हेरिटेज, वीकर सेक्शन, साइंटिफिक टेम्पर, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, कौन सा ड्यूटी है आपको बताना है। और दूसरा कि कौन से ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है एज फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन से जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। तो ये आपको इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगले दिन हम लोग अगले आर्टिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।